नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल गिरनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खराब खबर के साथ। आपको रुद्रप्रयाग ले चलते हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग चमोली टिहरी में बादल फटा है। एक महिला की मौत और कई लापता हैं। ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव का बीड़ा उठाया। सीएम धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, बादल फटने की खबर सामने आई, जहां पर रुद्रप्रयाग चमोली टिहरी में ये बादल फटा है, जहां पर एक महिला की मौत हुई है और कई लापता हैं। ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव का बीड़ा उठाया और सीएम धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साफ तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में फिर बारिश का कहर बरपा है। बादल फटने से राज्य के 3 जिलों में भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। एक महिला की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता है। कुछ घायल भी हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले के सियोर में एक मकान क्षतिग्रस्त होने एवं वाहन बहने की सूचना है। यहाँ बड़े बगड़धार तालजामनी गांव के दोनों ओर गदेरे में पानी और मलबा आया है। चमोली में राहत और बचाव दलों की राह में बंद रास्ते रोड़ा बने तो ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव का बीड़ा उठाया। देवाल के मोपाटा गांव में ग्रामीण राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। यहां मकान टूटने से 2 लोग लापता हैं। विलंगना ब्लॉक के गेवाली गांव के ऊपरी बीती रात को बादल फटने की घटना हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि बादल फटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। कृषि भूमि, पेयजल लाइन, विद्युत लाइनें को नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग की टीम गेवाली गांव रवाना हुई। अलग अलग स्थान पर पैदल पुलिया और रास्ते टूट गए हैं। एक और बड़ी खबर बागेश्वर, जहां पे बागेश्वर के ग्राम पौसरी में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। घर घराट, चक्की और धान के खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक मकान मलुआ गिरने से 5 लोग दबे हैं। 2 शव निकाले गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हैं और खोजबीन जारी है। बागेश्वर ग्राम पौसारी में भारी बारिश से नुकसान, घर घराट, चक्की और धान के खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक मकान में मलबा गिरने से 5 लोग दबे और 2 शव निकाले गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हैं। खोजबीन जारी है। साफ तस्वीरें आप जिसमें वहां पे तबाही का मंजर साफ नजर आता है इन तस्वीरों के अंदर। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पौसारी में देर रात हुई अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। सड़कों का संपर्क टूट गया। घराट, चक्की और मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि धान के खेतों में मलबा घुस गया। और प्रशासनिक टीमों के अनुसार एक मकान के ऊपर मलबा गिरने से एक परिवार के 5 लोग दब गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ कपकोट तहसील प्रशासन मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटा है। अब तक 2 शव निकाले गए हैं, जबकि 3 लोगों की खोजबीन जारी है। एडीएम भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से एक और बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से कई घर, दुकानें मलबे में दबी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ गांव में मकान, सड़क और खेती प्रभावित, लोग गुमशुदा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग सक्रिय। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के तहसील बसु केदार अंतर्गत बड़ेत डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन आपदा कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य स्तर पर चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय है। सियोर में मकान क्षतिग्रस्त और वाहन बहने की सूचना मिली। बड़ेत बगड़धार तालजामनी में गदेरे में पानी और मलबा आया। किमाड़ा में सड़क और खेती की भूमि प्रभावित हुई है। छेनागढ़ और जौला बड़ेत में कुछ लोग गुमशुदा बताए जा रहे हैं। प्रशासन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं। सड़क, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उन्हें तत्काल सुचारू किया जाए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के जिलाधिकारियों से बादल फटने की घटनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा राहत एवं बचाव कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राजधानी देहरादून के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य शामिल हुए।
इस अवसर पर 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान धनराशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश खेलों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर भी खुशी जताई। देखिए, आज सर्वप्रथम बहुत ऐतिहासिक दिन है सभी खेल प्रेमियों के लिए भी, सभी खिलाड़ियों के लिए भी, और खेल के क्षेत्र को जितने हमारे युवा साथी सपोर्ट करते हैं उन सबका विशेष दिन है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारी 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है जो 30th नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। और इसी प्रकार से हमारे 2024-25 तक में नेशनल जो हुआ उसके पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि मिली। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसके भी हमारे जो मेडलिस्ट हैं, चाहे वो वेटरन मास्टर प्रतियोगिता रही हो, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता रही हो, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता रही हो या हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही हो, तो सबके पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया गया है, उनको नगद इनाम धनराशि दी गई है। इसके साथ ही आज हमारे उद्यमान के खिलाड़ी हैं, हमारे प्रोत्साहन के खिलाड़ी हैं जिसमें 8 से 14 और 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको भी 3 माह की जो है वो धनराशि चाहे प्रोत्साहन के रूप में हो या स्कॉलरशिप के रूप में हो, 5 करोड़ की धनराशि उनकी आज डीबीटी की गई है। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही जो सरकार ने कहा वो किया वो आज दिखता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में हमारा जो लेगेसी प्लान था जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो 30th नेशनल गेम के लिए हम लोगों ने तैयार करे थे उसे लेगेसी प्लान का हिस्सा बनाते हुए हर स्पोर्ट्स का अपना एक एकेडमिक डेवलप होगा, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, यानी कि वो संख्या 23 की है। तो 23 स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हमारी डेवलप होंगी, वो पिथौरागढ़ में भी होंगी, वो हल्द्वानी में भी होंगी और वो निश्चित रूप से अपने देहरादून, हरिद्वार, इन सब जगहों पर जो है जितने हमारी स्थापनाएं हम लोगों ने डेवलप की हैं वो अब एकेडमीज़ के रूप में काम करेंगी, जो अपने आप में बड़ी घोषणा है। इसके साथ ही पवेलियन ग्राउंड का हो या हमारे परेड ग्राउंड का हो, दोनों जगह पर कहीं पर एस्ट्रोटर्फ है, कहीं पर एथलेटिक ट्रैक है, ये दोनों चीज़ों को किए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। तो ये तीनों घोषणाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों के लिए तो बहुत आवश्यक होता है कि उनको प्रैक्टिस का फील्ड चाहिए होता है, और ये जब ये चीज़ें और डेवलप होंगी तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को और स्ट्रेंथन होंगे, और आने वाले समय के जो हमारे 39 नेशनल गेम है उसकी तैयारियों के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। 2036 जब ओलंपिक आएगा उनकी तैयारियों के हिसाब से भी संसाधनों की बहुत आवश्यकता रहेगी, जिसकी लगातार हम लोगों की तैयारी चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस विशेष अवसर पर उन्होंने खेल विभाग को आशीर्वाद दिया, खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। चमोली के थराली क्षेत्र के सिमलसैण गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण महिलाओं ने ग्वालदलम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में सिंचाई विभाग और सीमा सड़क संगठन द्वारा सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया, जिससे गांव और कृषि भूमि खतरे में है। ग्रामीणों ने मांग की कि पिंडर नदी के किनारे थराली मुख्य त्राहे से पर्वतीय स्कॉलर्स अकेडमी स्कूल तक सुरक्षा दीवार बनाई जाए। चेतावनी दी गई कि मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और मेरा मांग यह है कि जब हमने पहले साल की आपदा आ गई थी, जब हमने विधायक को भी बोल दिया था, चिट्ठी दे दी थी और सिंचाई विभाग को भी दे दिया था कि नीचे से तक डाम बनना चाहिए, किसने हमारी नहीं सुनी। आज हमारे गांव में इतना खतरा हो गया कि अब कोई गांव वाले बचने वाले नहीं है। गांव का नाम सिमलसैण है और सिमलसैण में पूरा आपदा इसे आ गई कि हमारा ना इधर जाने का ना उधर से आ गया गजेरा, इधर से आ गया पूरा
किसी दिन रात में हमारे हम तो भाएंगे हमारे छोटे छोटे पीढ़ी है आगे के, वो क्या करेंगे? इतने नए बच्चे उनको लेके कहाँ जाएंगे? है कोई किसने तो हमारी सुनी नहीं है, कोई ना तो हमारी विधायक ने सुनी, ना हमारे अध्यक्ष ने सुनी, ना हमारा सिंचाई विभाग ने सुनी, ना पार्षद ने सुनी जी। मेन गिरिबाल की गलती है। गिरिबाल ने रोड काटते गए, पत्थर उठाते गए, यहाँ नहीं दिया, इधर उधर घुसता दिया। हर गांव में, हमारे गांव में नहीं चंदोला है, हमारा घर बगीचे और हमारा पूरा सीमा यहाँ पूरा टूट गया है और पूरा गांव खतरे की जद में है। हम चाहते हैं कि बैंक से लेकर स्कूल तक किसी PRO द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाई जाए और ऊपर से बैंक से लेकर स्कूल तक कृषि द्वारा दीवार बनाई जाए। और हमारे गांव तो बहुत खतरे में है, पूरी रात भर हम सोए नहीं, पूरा टूट गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, एक घर जाएगा तो उसके बाद पूरा गांव पूरे खतरे की जद में है। तो हम चाहते हैं कि PRO वालों से चाहते हैं कि सुरक्षा दीवार बनाए और जिसने आपने कटिंग करी है कोई दीवार नहीं दी है, ऊपर तक उसकी हाइट थोड़ा ऊँची होनी चाहिए क्योंकि वो छोटी छोटी दीवारें दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आज भक्तों की भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। टिहरी गढ़वाल के घुतू घनसाली क्षेत्र से बोलिया राजा देवता, नागेंद्र देवता और घनियाल देवता जी की पवित्र देव डोली धाम पहुंची। यात्रा में करीब 200 ग्रामवासी श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। डोली के साथ नरसिंह और सिधवा हीत देवता के पवित्र निशान भी धाम लाए गए। माहर शूरवीर कैंटूरा और संदीप पैन्यूली सहित स्थानीय भक्तजन उपस्थित रहे। पूरे धाम परिसर में देव डोलियों के जयघोष से वातावरण भक्ति में गूंज उठा। चमोली के ज्योतिर्मठ ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी, ज्येष्ठ उप एवं कनिष्ठ उप प्रमुख सहित सभी सदस्यगणों का शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सबसे पहले उप जिला अधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी को शपथ दिलाई। इसके बाद ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख तथा अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। खंड विकास अधिकारी मोहन प्रसाद जोशी ने समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, विकासखंड कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का पार्टी में प्रवेश चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण कुछ लोग निजी लाभ के लिए भाजपा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। चमोली ने साफ किया कि अपराधियों को पार्टी से दूर रखना जरूरी है और सरकार कानून के दायरे में रहकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में STF ने गिरफ्तारी कर एक अपराध का खुलासा किया है जो भाजपा सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। और इस पर मात्र चिंता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता भी है। जो मुझे लगता है ये सही है कि बहुत लंबे समय से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो जो इस प्रकार के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो सत्ता का लाभ उठाकर कहीं लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर घुसने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हम लगातार सरकार में चले आ रहे हैं, उनको सरकार का संरक्षण चाहिए होता है। तो ये हमारे लिए भी एक सोचने का विषय आया है कि हमको ऐसे लोगों को कम से कम पार्टी से दूर रखने की आवश्यकता है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तो अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अगर वो अपराध कर रहा है तो हमारे यहाँ से कार्रवाई हो रही है, उसको बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है। आपने तमाम केसेस में देखे, मानतो चमोली वाले केस में भी ये मामला सामने आया। आज आप इस वाल्मीकि की बात करें तो उस पर भी STF ने उसको गिरफ्तार किया है, उसका अपराध का खुलासा किया है, उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो हमने अपराध के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है कि किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, हम उसको बचाने का काम नहीं करते हैं। हम तो जो कानून के दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाई संभव हो सकती है,
हम बहुत सख्त कार्रवाई उसमें करते हैं, लेकिन पार्टी को भी निश्चित तौर पर, और मैं शुरू से इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूँ कि हमको ये देखना पड़ेगा कि गलत लोग हमारे बीच में आकर सरकार का लाभ न उठाएं और पार्टी को बदनाम न करें। एम्स ऋषिकेश में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ISA ने कार्बन न्यूट्रल और पर्यावरण सचेत एनेस्थीसिया प्रैक्टिस विषय पर राष्ट्रीय CME का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और पौधारोपण से हुई, जिससे मरीजों और पर्यावरण दोनों के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मीनू सिंह ने शिक्षा और पर्यावरण चेतना को जोड़ने की पहल की सराहना की। विभिन्न सत्रों में हरित एनेस्थीसिया, न्यूनतम प्रवाह तकनीक और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों पर चर्चा हुई। आयोजन में इको फ्लूरेंट एक्सप्रेस न्यूज़लेटर भी जारी किया गया। क्या खास बात ये रही कि पूरे कार्यक्रम में प्लास्टिक का उपयोग न कर केवल पर्यावरण अनुकूल साधनों पर जोर दिया गया। ऋषिकेश की प्राकृतिक पृष्ठभूमि ने इस आयोजन को और खास बना दिया। उत्तराखंड में इस साल मानसून का प्रभाव सामान्य से 16% अधिक रहा, जिससे कई क्षेत्रों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। 24 जून से बारिश शुरू हुई और 29 जून को यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से 2 मजदूरों की मौत और 7 लापता हुए। जुलाई में बारिश कम रही, लेकिन अगस्त में 320 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगस्त में धराली उत्तरकाशी में बादल फटने से 5 लोगों की मौत और 60 से अधिक लापता हुए। चमोली के थराली और पौड़ी में भी बादल फटने से एक महिला की मौत और 4 लोग लापता हुए। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। 28 की रात से जो एक्टिविटी उत्तराखंड में बढ़ने की संभावना है। तो 28 तारीख को जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून या नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 29 तारीख को पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है या नैनीताल, यहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। तो 2 दिन जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद भी बात करेंगे 30-31 में भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिलती रहेगी और हल्की से मध्यम वर्षा तो जो है अगले 4-5 दिन जो है अधिकांश स्थानों पे जो है उत्तराखंड में मिलने की संभावना है। सर, क्या ऊपरी इलाकों में बारिश हो सकती है, नदियों में जलस्तर में कोई बढ़ोतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, जो बारिश अभी आगे जो है प्रिडिक्टेड है, खास करके रात के समय जो है एक्टिविटी कल से बढ़ने की संभावना लग रही है। तो उसमें नदी नालों के जल स्तर में वृद्धि की संभावना है। साथ ही जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लैंडस्लाइड होने की या लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उस एरिया से सतर्क रहें, या जो बस्तियाँ नदी नालों के आसपास उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हम मान सकते हैं कि ये इलाके रेनफॉल के दृष्टि से बढ़ेंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कल की बात करें 28 तारीख को, तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। उसके अलावा जो पर्वतीय ज़िले हैं उनमें भी कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जैसे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है या देहरादून है या नैनीताल जनपद है। तो 1-2 दिन जो है 28 और 29 में, तो इसी तरीके से 29 में फिर बात करेंगे कि थोड़ा सिस्टम आगे मूव करेगा, तो देहरादून है, नैनीताल है, पिथौरागढ़, बागेश्वर में यहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आपदा विश्वव्यापी रूप से बढ़ रही है और इसमें सक्षम स्तर जो हैं वहाँ से स्टडी हो रही हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस तरह से बचाव किया जाए। इसके बारे में सब विभागों के साथ में और एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग इसमें चिंतन कर रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है और किस तरह से इस पर निजात पाई जाए। फिलहाल अभी जो स्थिति है कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है। हम आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो हमारी आपदा की पूर्व तैयारी होती है उस पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। आपदा के समय हमारा रिस्पांस बहुत बेहतर हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपदा के बारे में जितना अनुमान लगा सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी विश्व में कहीं भी है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, किस तरह से उत्तराखंड में उसको हम अपनाएं ताकि आपदा आने के कुछ समय पहले ही सही हम जानकारी प्राप्त कर सकें और लोगों को आगाह कर सकें, लोगों को सावधान कर सकें ताकि लोगों का जीवन खतरे में न पड़े। इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बारिश की वजह से इस बार काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे और पुल पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम का जो हमारा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद चल रहा है।
उसमें बीच में हर्षिल के पास करीब 150 मीटर जो पानी के अंदर है उससे मशीन क्रॉस नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा पानी है वहाँ पे। उसके लिए मैंने आज एक टीम भेजी है पीडब्ल्यूडी से। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि बीआरओ की टीम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी अपना काम करे और कोई ऑल्टरनेटिव अगर रास्ता निकलता है उस पर काम शुरू किया जाए। तो हमारी टीम भी आज पहुंच रही है और हम ऑल्टरनेटिव रास्ते पे काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो दूसरा कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो उसको हम लोग बनाएं। जैसा आप जानते हैं यमुनोत्री का जो रास्ता है उसमें भी सियाना चट्टी के पास एक नाले से काफ़ी मलबा आ गया था, उससे एक झील बन गई थी, आर्टिफिशियल झील बन गई थी। बीच में उसको हम लोगों ने खोल दिया था लेकिन दोबारा से फिर से बन गई, तो थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी चल रही है और मलबा लगातार आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं उसमें। बद्रीनाथ हाईवे खुलता रहता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होता है, लेकिन मोस्टली खुला है। और केदारनाथ धाम का जो रास्ता वो भी मोस्टली खुला हुआ है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे रास्ते खोले जाए, लेकिन अभी भी गंगोत्री। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की चर्चा पर समाज सेवी एडवोकेट मोहम्मद मुबशिर ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए विवाद खड़े कर रही है। प्रदेश बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा से जूझ रहा है, लेकिन सरकार कभी मस्जिद, कभी अजान, 3 तलाक, वक्फ बोर्ड और अब मदरसा बोर्ड का मुद्दा उठाती है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने की अधिकार देते हैं। मदरसा बोर्ड खत्म करना मुस्लिम समाज के हक पर हमला है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कि जब जब सरकार को अपने मुद्दे से भटक जाती है तो वो जनता का जो ध्यान है वो हटाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर देती है। अब ये फिलहाल हमारा जो देश है, हमारा प्रदेश इस टाइम हर तरफ आपदाग्रस्त हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है। अब लोगों का ध्यान वहाँ से हटा के एक नया मुद्दा, हमेशा उत्तराखंड सरकार का काम रहा है कि ध्यान भटकाना और नया टॉपिक खड़ा कर देना। और ये खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय और उससे खास तौर से मुस्लिम समुदाय के ऊपर टारगेट किया जाता है। कभी 3 तलाक के लिए, कभी यूसीसी के लिए, कभी वक्फ बोर्ड के लिए, कभी मदरसों को टारगेट करा जाता है, कभी अजान को, और अब मदरसा बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। इनका हमेशा टारगेट यही रहता है कि ध्यान हटाओ। देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। थाना सेलाकुई पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को 498 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित पाल और रजनीश कुमार के रूप में हुई है। दोनों चरस हिमाचल के नेरवा से लाकर स्थानीय नशेड़ियों को बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ में एक स्थानीय ड्रग पैडलर का नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मास्टर ने धरना स्थल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सड़क पर घूम रही गायों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाय को गौ माता का दर्जा दिया है, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर रही। सत्येंद्र ने मांग की कि सड़क पर घूम रही गायों को गौशाला भेजा जाए ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो संगठन रोडों पर उतर धरना प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर डीएम कार्यालय का भी घेराव करेगा। गाय है, गाय गौ माता को लेके जो आप लोग मतलब सरकारी गौ माता का दर्जा देकर रोडों पर घुमा रहे हैं, रोडों पर मरवा रहे हैं, उनको लेकर बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरा मुद्दा हमारी जो 19 माह से हम धरने बैठे हैं, दूसरा मुद्दा हमारा ये। पहला मुद्दा देख लीजिए, गाय को लेकर के आप कई साल से सुन रहे हैं कि रोडों पे गाय मर रही हैं, रोडों पे गाय मर रही हैं और गाय की वजह से लोग एक्सीडेंट दुर्घटना में मर रहे हैं। नानक माता से लेकर कहाँ तक लोग मारे गए हैं, इसका जवाब सरकार देगी। हमें इसका जवाब चाहिए और हम इसके खिलाफ जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर धरने बैठेंगे। जब तक कि गाय पूरी अरेस्ट कर करके इनको जो है गौशाला में न छोड़ा जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, पर्यटन नगरी मसूरी की सड़कें जर्जर हालत में हैं। माल रोड, घंटाघर, बालरोगंज, झड़ी पानी और मसूरी देहरादून मार्ग में गहरे गड्ढे और टूटे फूटे फैली हुई हैं। झड़ी पानी कोल्हूखेत मार्ग की स्थिति सबसे खराब है। इसी सड़क पर आज एक स्कूटी सवार शशांक जोशी और उनका साथी गहरी खाई में गिर गए, जिन्हें मामूली चोटें आई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया। निवासी सुरेंद्र कोहली ने कहा कि पिछले
5-6 वर्षों से सड़क बदहाल है, लेकिन नगर पालिका द्वारा मरम्मत नहीं की गई। लोगों का कहना है कि हादसे आम हो गए हैं, बावजूद इसके प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।